नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एबी क्लासेस में। हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी प्रारंभ किए थे एनसीईआरटी से पढ़ाने के लिए। यही बुक है, एनसीईआरटी का बुक तो आप देखे ही होंगे, यही किताब है ना। ध्यान से देखिए, इसी से आप लोग को हम करवा रहे हैं। और अध्याय 2 से प्रारंभ किए थे। पहले वाले पार्ट में आपको पढ़ाया गया था, जनसंख्या घनत्व तक पढ़ा दिए थे। आज उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ जो देखिए, पढ़ाने से पहले फिर वही बात बोलेंगे कि बहुत सारे YouTube वीडियो में आप लोग देखते यह हैं कि बहुत सारे डाटा कलेक्ट कर करके बोर्ड पे लिख दिया जाता है। अब कहना यह है कि बाबू उसमें ध्यान क्यों लगाएं, उसमें समय बर्बाद क्यों करें। आपके पास किताब होना चाहिए, किताब है ना, किताब होना ही चाहिए। मान के चलिए कि जैसे कि एक डाटा है, हम देख रहे थे और आप मेरी बातों को ध्यान से सुने और समझें। जैसे बात रहा यही डाटा का तालिका 2.1 का विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व। जैसे ये वाला डाटा, ये देखिए, ये वाला डाटा, ये यहाँ पे डाटा है ना। तो ये बोर्ड पर हम क्यों लिखें, क्या समझावेंगे। अब इसके लिए है कि आप अपने पास किताब रहना चाहिए। समय क्यों बर्बाद करें, अपने आप को इतना भी ये मत कर लो कि परिश्रम तुमसे हो ही ना पाए। तो खुद से बाबू आप लोग परिश्रम कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या घनत्व तक पढ़ा दिए थे, यहाँ देखिए जनसंख्या घनत्व तक आपको पढ़ा दिए थे, ये ध्यान में है ना। अब उसके बाद स्टार्ट करेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, कारक क्या होता है जानते हैं। कुछ बेसिक नॉलेज जो उत्पन्न है, जो बातें हैं, उसको आप ध्यान से देखें। कारक क्या है, जो कारण को उत्पन्न करे। ध्यान दीजिएगा, अध्याय हम लोग कर रहे हैं विश्व जनसंख्या। चलिए लिख देते हैं एक बार, विश्व जनसंख्या है ना, विश्व जनसंख्या। और नाम है इसका वितरण घनत्व और वृद्धि। वितरण घनत्व और वृद्धि, यही हमारा अध्याय का नाम है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाला देखिएगा, तब समझ में आएगा। मन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बेहतर रिजल्ट जरूर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या का घनत्व तक हम लोग पढ़ लेते बाबू। अब हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो हाँ, हम बता रहे थे आप लोगों को कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में कारक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कारक और कुछ बेसिक नॉलेज ध्यान दीजिएगा। कारक, कारक जानते हैं क्या होता है, जो कारण को उत्पन्न करे, जो कारण को उत्पन्न करे वह कारक होता है। ध्यान दीजिएगा, कारक वही होता है जो कारण को जन्म दे या कारण को उत्पन्न करे, जो कारण को उत्पन्न करे, उत्पन्न करे, है ना, वह कारक होता है। अब ये जानकारी 12th के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आगे के एग्जाम के लिए अगर आप सोच रखे हैं कि आगे कुछ करना है तो उसके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और ज्ञान कभी है ना, कारक जो कारण को उत्पन्न करे। चलिए तो अध्याय को प्रारंभ करते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसके कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर 1 भौगोलिक कारक, और नंबर 2 आर्थिक कारक, और तीसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो 3 कारक हैं। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए यहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं, एक एक लाइन को पढ़ेंगे बाबू, एक एक लाइन को समझाएंगे। समझते चलिएगा, देखते रहिएगा, किताब अपने पास रखिएगा। कुछ अगर नोट करने का मन हो तो नोट कीजिएगा, वरना मेरी बातों को आप ध्यान से सुने, समझते चलिए, कोई परेशानी नहीं होगा। वीडियो को अंत तक देखिए, आराम से देखिए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक के बारे में देखेंगे हम लोग, है ना।
इसमें जो पहला जो कारक है वह है भौगोलिक कारक। पहला कारक है भौगोलिक कारक। दूसरा कारक देखिए क्या है, दूसरा कारक है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक। और एक बात कि हम लोग किताब के द्वारा दिए गए ज्ञान पर ही आधारित नहीं रहेंगे। जितना बात बुक में लिखा हुआ है उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि जितना बता दिया गया उतने पर नहीं, उतना पर नहीं रहना, उसके आगे भी अपना खोपड़ी है ना, अपना दिमाग काम करेगा ना, है ना। आगे देखिएगा कि आर्थिक कारक, बहुत ध्यान दीजिएगा, आर्थिक कारक। तो ये 3 प्रकार के कारक के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि हर एक तरह के पुस्तकों में अलग अलग कारकों की चर्चा की गई है, 3 से ज्यादा। जैसे कि आप भारतीय वन उठा करके देखिएगा, भारतीय वन के प्रकाशन का सुरेश प्रसाद हैं, उन्होंने भूगोल बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी है। उनमें देखिएगा कि बहुत सारे कारकों के बारे में बताया गया है ना। लेकिन एनसीईआरटी में आपको 3 तरह के कारक बताया गया है। नंबर 2 है आर्थिक कारक, नंबर 3 है, सॉरी आर्थिक कारक 2 बार लिखा गया है। यह होगा सामाजिक, सॉरी भाई, यह होगा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो ये 3 प्रकार के मुख्य कारक हुए, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक 3 मुख्य कारक हैं। नंबर 1 कौन? भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक। एक बार फिर से दोहरा लीजिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि ये किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए बाबू, 2 तरह से पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाएगा लघु तलीय में, दूसरा दीर्घ तलीय में। एक आपसे ये पूछ देगा लघु में और पूछ देगा दीर्घ में, ये दोनों में पूछेगा। ये लघु में पूछेगा कम लिखिएगा, दीर्घ में पूछेगा पन्ना फाड़ के लिखिएगा, समझे ना। तो भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। अब इसमें भी कुछ प्रकार है, जैसे कि पहले किताब में दी बातों को छोड़िए, पहले ऐसे हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें हो सकता है। जैसे कि मान के चलिए कि आपको कह दिया भौगोलिक कारक, है ना। हाँ, ये चलिए भौगोलिक कारक में क्या होगा, अपना भी दिमाग लगाइए। भौगोलिक कारक में क्या क्या हो सकता है, तो ए में आइए, क्या हो सकता है, जमीन के बारे में पढ़ेंगे, मैदान के बारे में पढ़ेंगे, तापमान के बारे में पढ़ेंगे। यही भौगोलिक कारक में क्या क्या हो सकता है, भूगोल से संबंधित, है ना। जहां पे अच्छा जमीन रहेगा, समतल जमीन रहेगा, वहां पे लोग बाग ज्यादा रहेंगे, नदी के किनारे लोग ज्यादा रहेंगे, पहाड़ पर तो कम ही लोग रहेगा, ये सब बातें भी। तो सबसे पहले इसमें कह दिया कि जल की उपलब्धता, उसके बाद भू आकृति, तीसरा है जलवायु। तो ये हो गया तुम्हारा भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता, भू आकृति और जलवायु। पर फिर से भौगोलिक कारक में नंबर 1 जल की उपलब्धता, दूसरा भू आकृति, तीसरा जलवायु और चौथा है मृदाएं। बारी बारी से हम लोग सबको देखेंगे, लिखना कोई जरूरी तो हमको नहीं लग रहा है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जल की उपलब्धता, चलिए लिख लेते हैं इसको। समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, लिखने से क्या फायदा जब बोल ही रहा है तो। लेकिन आजकल का जमाना में यूट्यूब पर देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे शिक्षक हो गए हैं कि लिखते ज्यादा है और समझाते कम है। हमें भी बाबू उसमें चलना पड़ता है। जल की उपलब्धता, अब बी में आ जाएगा तो कह रहा है भू आकृति। भू आकृति का मतलब जमीन की आकृति, भूमि की आकृति। अब सी में आ जाएगा जलवायु। आप बस ध्यान से देखते रहिए, समझे ना, एक बार में सारी चीजों को नहीं बताया जा सकता है। उसके बाद है डी में या 4 में देख लीजिएगा मृदाएं। मृदाएं का मतलब मिट्टी, है ना, मृदाएं। ये तो हो गया तुम्हारा भौगोलिक कारक में। अब आर्थिक कारक में जो क्या क्या है, खनिज। आर्थिक कारक में क्या होगा, खनिज, है ना। नोट करते चलिएगा अगर मन हो तो। नगरीकरण, नगरीकरण, नगरीकरण बाबू। आर्थिक कारक में हो गया खनिज और नगरीकरण।
और तीसरा नंबर पे हो गया औद्योगिकरण। आर्थिक कारक का मतलब रुपया पैसा, ध्यान दीजिएगा। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण है ना, इतना बात हो गया। तो ये तो हो गया तुम्हारा आर्थिक कारक में। अब आ जाओ सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक में। इसका वर्णन हम लोग करेंगे, वर्णन करेंगे जैसे कि बुक में दे रखा है। तो चलिए एक बार इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में 3 कारक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन? चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक निम्नलिखित है: भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक कारक। अब भौगोलिक कारक में क्या क्या हुआ? जल की उपलब्धता, नंबर 1 कहां गया मार्कर से, जल की उपलब्धता हो गया, भू आकृति, जलवायु और मृदाएं। याद रखना है, इस शॉर्ट में लॉन्ग में पूछ देगा तो वीवीआई क्वेश्चन बता देते हैं। टॉपिक है वीवीआई, इसीलिए इसको जो है कि बढ़िया से देख लीजिएगा, वीवीआई है, समझे ना। भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदाएं हो गई। आर्थिक कारक में खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण। अभी तुरंत हम लोग करेंगे, 1 मिनट के अंदर में सबका वर्णन करने वाले हैं। और तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। भौगोलिक कारक में कौन कौन? जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदाएं। आर्थिक कारक में खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण। और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक का वर्णन हम लोग करेंगे। तो इस तरह से जो पहला कारक है वह है भौगोलिक कारक। अब इसको हम लोग देखेंगे बारी बारी से, इसमें क्या क्या बातें हैं इसको देखेंगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं। चलिए बाबू ध्यान दीजिए। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो पहला कारक वो है भौगोलिक कारक। अब भौगोलिक कारक को देखेंगे बारी बारी से, ध्यान से देखेंगे। तो चलिए इसको भी हम मिटा रहे हैं, अपना नोट करते चलिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग, आराम से देखिएगा, सुनिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, याद हो जाएगा, रटने का कोई जरूरी नहीं है, ध्यान में एकदम तुरंत आ जाएगा। भौगोलिक कारक, कौन कारक बोले? भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक। अब भौगोलिक कारक में नंबर 1 हो गया कौन? जल की उपलब्धता। चलिए यहां से ध्यान से देखिएगा कि भौगोलिक कारक में हो गया सबसे पहले जल की उपलब्धता, ध्यान दीजिएगा। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे नंबर 1। भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता, उपलब्धता। हालांकि बताने का तो हम ऐसे ही बता ही सकते हैं बिना देखे हुए, पढ़ देंगे समझा देंगे, लेकिन वो काम नहीं होगा। एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को समझाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। सबसे बड़ी बात, जल है तो जीवन है। दुनिया का जितना भी सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ है वह नदी के किनारे ही हुआ है। जैसे इतिहास में पढ़े होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, मेसोपोटामिया की सभ्यता ही पढ़े हैं ना। दुनिया में जितना भी तरह की सभ्यता संस्कृति का निर्माण हुआ है वह नदी के किनारे ही हुआ है। वर्तमान समय में भी आप कहां पे रहना चाहेंगे? जहां जल उपलब्ध आसानी से हो जाए वहां रहना चाहेंगे। बात तो बिल्कुल सही है। अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने, साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों तथा नौ संचालन में उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाट या विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। अब कुछ नहीं करना है, आराम से देखना है, जो बोलेंगे सुनते रहिए। जल की उपलब्धता, भौगोलिक कारक में सबसे पहले क्या हुआ? जल की उपलब्धता। तो कहां की जनसंख्या ज्यादा होगी या फिर लोग कहां पे रहना चाहेंगे? जहां आपको पानी आसानी से मिल जाए। जल है तो जीवन है, बिल्कुल सही बात है। जल का उपयोग नहाने में, पीने में, खाने में, सब कुछ में जल का उपयोग होता है। अब जल जहां पर सुगम तरीका से आपको मिल जाएगा, या जिन आबादी को अगर जल अच्छा से मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, वहां की जनसंख्या ज्यादा ही हो जाएगी, या वहां पे बसना को लोग प्राथमिकता ज्यादा देंगे, है ना। तो उसके बारे में देखिएगा। तो पहला नंबर पे हो गया क्या? जल की उपलब्धता। क्लियर है ना?
तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले सबसे पहले कारक में कौन? भौगोलिक कारक में नंबर 1 जल की उपलब्धता। तो वहां पे लिखना है कि जहां पे जल हमें आसानी से उपलब्ध हो जाएगा वहां की जनसंख्या ज्यादा रहेगी। और जनसंख्या को प्रभावित भी ये करेगा। अगर तुम्हें मान के चलो कि 5 करोड़ रुपया महीना मिल रहा है, लेकिन पानी लाने के लिए जाना पड़ रहा है 100 किलोमीटर, रहोगे? नहीं ना रहोगे। तो जल ही जीवन है, जल बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर पे है आपका भू आकृति, है ना। आप कुछ भी देख लिए, पशु आप पोस रहे हैं तो जल जरूरी है, आप रह रहे हैं तो जल जरूरी है। नहाना, पीना, खाना सबके लिए जीवन का प्राथमिक क्रियाकलाप के लिए जल बहुत जरूरी है। तो नंबर 1 हो गया जल की उपलब्धता, समझते चलिएगा। उसके बाद में है नंबर 2 में है भू आकृति। भू आकृति, इसको देखिएगा, भू आकृति को समझिएगा। भू आकृति कह रहा है कि लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक है, इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है। अब समझिएगा भू आकृति के बारे में क्या है। लोग कहां पे रहना पसंद करेंगे? समतल जमीन पे या उबड़ खाबड़ वाले जमीन पे? इसका उत्तर साधारण है, लोग समतल जमीन पे ज्यादा रहने को पसंद करेंगे, है ना। तो भू आकृति कैसे प्रभावित कर रहा है? या फिर एग्रीकल्चर की बात आती है, कृषि की बात आती है, तो समतल जमीन पे ज्यादा लोग खेती बाड़ी करेंगे। या घर बनाने की बारी आएगी, कंपनी, फैक्ट्री, कल कारखाने जो भी हो, प्लेग्राउंड से लेकर के सब कुछ समतल भूमि पर बनाना बड़ा ही आसान होगा। तो लोग समतल भूमि पर रहना पसंद करेंगे, है ना। तो कहा जाता है, इसमें एक ऑब्जेक्टिव भी है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि आपको कि गंगा नदी के बारे में, कि गंगा का मैदान विश्व में सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में से एक है। अंडरलाइन कीजिएगा इसको, या नोट कीजिएगा। गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है। विरल, इसमें एक शब्द है विरल और सघन, ध्यान दीजिएगा बाबू। विरल और सघन में विरल का मतलब होता है कम, विरल का मतलब होगा कम, और सघन का मतलब होगा ज्यादा। जैसे हम पढ़ाने के दौरान बोलेंगे ना कि विरल जनसंख्या, तो समझ जाइएगा कम जनसंख्या, और सघन जनसंख्या बोलेंगे ना तो समझ जाइएगा ज्यादा जनसंख्या। तो ज्यादा जनसंख्या कहां पे निवास करेगी? जहां पे आपको पानी ठीक ठाक से मिल जाए और भू आकृति समतल मिल जाए, तो सघन का मतलब हो जाएगा ज्यादा। या फिर यहाँ पे कोई भी देख लो कि यहाँ पे मकान बनाना आसान होगा, बिल्कुल सही बात है, मकान बनाना आसान होगा। एग्रीकल्चर, कृषि करना आसान होगा। तीसरा, पशुपालन करना आसान होगा। आप कोई भी काम ले लीजिए, है ना, कल कारखाने, कंपनी या कुछ भी हो, मान के चलिए कि यातायात का साधन भी अच्छा मिल जाएगा आपका समतल भूमि पर। तो लोग भू आकृति के दृष्टिकोण से देखें तो समतल भूमि लोगों को आकर्षित करेगा, और विश्व में जहां जहां समतल भूमि है वहां की जनसंख्या ज्यादा रहेगी। ये दूसरा नंबर हो गया। पहला नंबर जल की उपलब्धता, दूसरा भू आकृति। अब देखिएगा आगे, अब जलवायु। अब देखिए भाई, जलवायु कहां पे आप रहना पसंद करेंगे? जहां रोज भूकंप आ रहा है, रोज पानी पड़ रहा है, नहीं ना जी। जलवायु अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थल की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से बसे हुए हैं। इसको छोड़िए, अब मेरी बात को सुनिए। बार बार बोल रहे हैं कि किताब तक लिमिट नहीं रहना है, किताब के बाद भी अपना दिमाग लगा करके सोचना है। जलवायु के बारे में बात करते हैं, चलिए ध्यान से सुनिएगा। आप अपने पे ले लीजिए, आप किस जलवायु में रहना पसंद करेंगे? जहां पे रोज बारिश हो रहा है वहां, यहाँ पे तो ठीक ठाक बारिश हो रहा है वहां। अब जलवायु में बात करते हैं तो अति उष्ण जलवायु, अति शीत जलवायु। और पृथ्वी के बारे में देखते हैं, चलिए देखिए, पृथ्वी में देखते हैं कि ये बीच में आपका हो गया भूमध्य रेखा, है ना, ऊपर में आपका ये हो गया कर्क रेखा, और ये हो गया मकर रेखा।
इस एरिया में ये आपका उष्ण कटिबंध हो गया, तो यहाँ जनसंख्याएं कम पाई जाती। अब ऊपर में देखते हैं, ये वाला एरिया हो गया और ये वाला एरिया हो गया। ये समशीतोष्ण वाला एरिया होगा 66.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपका हो गया भूमध्य रेखा, ध्यान देना, ये हो गया भूमध्य रेखा, और ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ। इसे कहते हैं कर्क रेखा और इसे कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा, हालांकि ये सब तो जानकारी आप लोगों को होगा ही, मकर रेखा कहते हैं। अब इसके बीच में गर्मी भयंकर पड़ता है क्योंकि सूर्य लंबा चमकेगा। यहाँ की जनसंख्याओं में दिक्कत, कौन बसना चाहेगा इस एरिया में? पृथ्वी का टोटल एरिया में, ये नहीं कि सिर्फ भारत का, पृथ्वी का टोटल एरिया, मानचित्र निकाल के देख लीजिएगा। अब यहाँ पे 66.5 डिग्री ये नॉर्थ में, इसे कहते हैं आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त। और ये हो जाएगा आपका ये गड़बड़ बना दिए, यहां पे होगा ये 23.5 डिग्री साउथ, ये मकर रेखा होगा, ये होगा मकर रेखा होगा। ये क्या हो जाएगा 66.5 डिग्री साउथ, ये होगा अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त होगा, है ना, अंटार्कटिक वृत्त होगा। अब यहाँ की जलवायु क्या होगी? ठीक ठाक होगी, है ना, ये बसने के लायक रहेगा। और उसके बाद देखिएगा, ये वाला एरिया होगा ध्रुवीय प्रदेश, ये वाला एरिया होगा ध्रुवीय प्रदेश। अब यहाँ पे भयंकर ठंडा पड़ेगा, तो यहाँ पे कौन रहना चाहिए, है ना? ये पूरा विश्व का बात हो गया, हालांकि विश्व की जनसंख्या हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई बसना नहीं चाहेगा। या फिर ऐसे भी आप दिमाग लगाइए, दिमाग लगाने वाला बात है कि लोग कहाँ पे बसना चाहेगा? जहां पे जलवायु ठीक ठाक मिल जाए वहीं पे न बसना चाहेगा। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक में तीसरा नंबर में जलवायु हो गया, कि लोग वहां पे बसना चाहेंगे जहां पे सामान्य तापमान रहेगा, वहां पे बसना चाहेंगे, है ना। जैसे कि आपको कल एक बार किताब भी हम देख लेते हैं, अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थल की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक है। और यही किताबी भाषा में हुआ, यही आपको हम समझा दिए ठेठ भाषा में, कि बहुत ज्यादा गर्मी वाला एरिया में भी लोग नहीं रहना चाहेगा, और बहुत ज्यादा ठंडा वाला एरिया में भी लोग नहीं रहना चाहेगा। आगे देखिएगा, इसमें अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों में बसा हुआ है। भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है, मेडिटेरियन सी, उस वाले एरिया में मानचित्र देखिएगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से सूरज नहर जोड़ता है, उस वाले एरिया में देखिएगा कि अधिक लोगों का शुरू से ही बसाव रहा है। कारण क्या है उसका? जलवायु, ठीक ठाक जलवायु मिल जाता है। तो इतना हम लोग को जानकारी प्राप्त हो गया है कि भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता, भूमध्य, भू-आकृति और जलवायु। एक बार तीनों को जल्दी से दोहरा लेते हैं हम लोग कि भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता, लोग कहां पे रहना चाहेंगे? जहां पे जल आसानी से मिल जाए, वहां की जनसंख्या अधिक होगी। नंबर 2 में भू-आकृति, समतल भूमि पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी। नंबर 3 जलवायु, अच्छी जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। या खुद अपना अगर अपने पे अगर बसना रहे, घर बना रहे है, तो कहां बनाइएगा? जहां पे जलवायु ठीक ठाक हो जाए, है ना। तो ये तो हो गया आपका चर्चा किसके बारे में? भौगोलिक कारक के बारे में। अब इसको हम देखते हैं आगे। अगला जो कारक है, बाबू ध्यान दीजिएगा, अगला कारक है आर्थिक कारक, नंबर 2, आर्थिक कारक। आर्थिक कारक, आर्थिक कारक में देखिए क्या क्या है। चलिए देखिए, आर्थिक कारक में सबसे पहले है खनिज। क्या है सबसे पहले? खनिज। आर्थिक कारक का मतलब समझते हैं ना, रुपया, पैसा, खनिज। लोग कहां पे बसना चाहेंगे? जहां पे उसे रोजगार मिल जाए। रोजगार मिलेगा तभी जनसंख्या बढ़ेगी, लोग वहां पे बसना चाहेंगे। वहां पे अब रहना नहीं चाहेंगे जहां पे रोजगार नहीं मिलेगा। एक कारक ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कारक है, आर्थिक कारक है। जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बहुत सारे महानगर हो गए, वहां की जनसंख्या आजकल दिन पर दिन बढ़ती क्यों जा रही है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की समस्या, अब महानगर वाले शहरी क्षेत्रों में रोजगार मिल रहा है, जिसके कारण लोग गांव से पलायन करके जाकर के महानगर में बस जाते हैं। वहां की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। तो आर्थिक कारक ही हुआ ना।
तो खैर यहाँ पे हम लोग को खनिज के बारे में पढ़ना। चलिए इसके बारे में देखिएगा क्या है कि खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकृष्ट करते हैं, खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं, अतः कुशल एवं अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका की कटंगा, ये सब जो थोड़ा सा नाम आ रहा है ध्यान में रखिएगा। अफ्रीका की कटंगा, कटंगा हो गया। और क्या है? जाम्बिया, जाम्बिया में, ये सब अफ्रीका महादेश में ही है। जाम्बिया, जाम्बिया में हो रहा है बाबू तांबा, तांबा हो रहा है। अब देखो ध्यान दो, खनिज के बारे में क्या कहा गया है कि जिस क्षेत्र में खनिज की बहुलता है, ये भूलिएगा नहीं कि कौन सा कारक पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं आर्थिक कारक। मतलब लोगों को जहां पे पैसा कमाने का मौका मिलेगा, जहां पे आर्थिक संसाधनों की प्रचुरता है, ठीक है कुछ कष्ट करके चले जाएंगे लेकिन पैसा तो कमा रहे हैं ना, अब इतना भी कष्ट नहीं होना कि मर ही जाएगा आदमी। लेकिन जहां पे खनिज संसाधन उपलब्ध है, खनिज समझते हैं ना, खन के जो निकाला जाता है जमीन से, यूरेनियम, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब खनिज ही है ना। तो जिस भी एरिया में विश्व में खनिज पाया जा रहा है वहां की जनसंख्या भी ज्यादा हो जाती है। रीजन है कि पैसा कमाना। अब वहां पे कुशल हो या अर्धकुशल हो, दोनों काम हो, कुशल श्रमिक हो, कुशल श्रमिक मिले या फिर अर्धकुशल, दोनों को समझिएगा ये क्या बात है। अर्धकुशल मिले कोई दिक्कत नहीं है, कुशल मिले या अर्धकुशल मिले, पढ़ा लिखा मिले। अब वहां पे खनिज में क्या हो रहा है, जहां से खनिज का काम हो रहा है, माइनिंग का काम हो रहा है, निकाला जा रहा है, वहां पे पढ़े लिखे इंजीनियर भी है, बीटेक क्वालिफाइड है, बहुत पढ़ा लिखा है, उसको भी जरूरी पड़ेगा मजदूर का, तो लोग वहां पे बसना चाहेंगे, तो जनसंख्या ज्यादा हो गई ना। तो दुनिया में जहां जहां खनिज उपलब्ध रहेगा वहां की जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी। रीजन इसका है पैसा, बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, लोग वहां पे बसने को प्राथमिकता देंगे। तो ये होगा आपका कौन सा, खनिज हो गया। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या है इसमें। खनिज के बाद है नगरीकरण। चलो बाबू ध्यान दो, नगरीकरण। नगरीकरण में क्या है कि नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण। किताब देखते रहे, किताब के बिना कोई उपाय नहीं, किताब रहना बहुत जरूरी है। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है और नगर आकार में बढ़ जाते हैं। विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करते हैं। देखिएगा ध्यान से कि नगरीकरण, आखिर लोग नगर की ओर क्यों जा रहा है, रीजन क्या है इसका, कि आपको वहां पे शिक्षा अच्छा मिल गया है ना, शिक्षा, इसको आप इस तरह से लिखिए, एजुकेशन, एजुकेशन मिल गया ना। और गांव में क्या हो रहा है, देख ही रहे हैं स्थिति क्या है, गांव में शिक्षा बेहतर मिल नहीं रहा है, जिसके कारण, और फिर से हम एक नाम लिखेंगे वही पहले वाला, रोजगार। रोजगार के कारण आपको परिवहन की व्यवस्था अच्छी खासी वहां पे है ना, हॉस्पिटल यानी कि स्वास्थ्य। और गांव में जो है रात में तबियत खराब हो, खटिया से टांग करके लेके जाओ, मर गए रास्ते में, हो बोलो कहानी का समाप्त। ये भी एक बड़ा कारण है स्वास्थ्य। गांव के तुलना में नगर में देखिएगा ना, तो एक बात हम कहना चाहेंगे, गांव नगर में हमको बेहतर लगता है कि भाई अपना पर्यावरण, गांव में शुद्ध पर्यावरण, नगर में गड़बड़। फिर भी पैसा कमाने के लिए लोग नगरों में जाना चाहेंगे, जा रहे हैं, जाते रहेंगे। इसका कारण है अर्थ, पैसा। जाएंगे वहां पे तुमको रोजगार मिल गया, कहा जाओ जी, तो कंपनी में खड़े सुपरवाइजर, पैसा कमा रहे। गांव में कोई उपाय नहीं, अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, रोजगार है ही नहीं। तो नगरीकरण, जिससे जैसे नगरीकरण पे क्यों, नगरीकरण पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान देना बाबू बहुत जरूरी है। किताब में तो 4 लाइन लिखले हैं, 4 लाइन से पास हो जाइएगा, नहीं होइएगा। जब तक चीजों को अच्छा से नहीं समझिएगा कोई उपाय नहीं है। नगरीकरण, एजुकेशन, रोजगार, परिवहन, स्वास्थ्य वगैरह वगैरह जो भी है, शिक्षा, जो भी आपको बहुत तरह की सुविधाएं मिल जाएगी। अब गांव में गाना गाने के लिए कोई सिखाएगा,
लेकिन शहर में रहेगा तो DID लिटरेचर जीतेगा जीतेगा ना जी। और नीरज चोपड़ा रहते गांव में तो भाला फेंकने के लिए सीखते नहीं ना, मेरे कौन गांव में रहते काम चलता नहीं ना। तो आपको वृद्धि और विकास के लिए आपको गांव से निकल के शहर जाना जरूरी है। अगर गांव में जिस दिन सुविधा ये सब का हो गया तो लोग गांव में ही रहेगा। तो ये हुआ तुम्हारा नगरीकरण। अब इसको हम मिटाते हैं। अब इसमें देखो क्या क्या है, इसको मिटा रहे हैं, अपना नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिए आगे। लाइट का प्रॉब्लम है, क्या किया जाए। अच्छा एक और बच रहा है, उसको हम लोग देख लेंगे। आर्थिक कारक में ही एक और है, देखते हैं। औद्योगिकरण, ये आर्थिक कारक में ही, ध्यान दीजिएगा। औद्योगिकरण नंबर 3। आज हम लोग यहीं तक देख लेंगे, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक में औद्योगिकरण है ना। औद्योगिकरण में देखिए क्या है कि औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है। इनमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते बल्कि परिवहन परिचालक। अब इसमें क्या क्या हो रहा है देखो, गाड़ी चलाने वाला, गाड़ी चालक, परिवहन चालक कर दे, किताब के भाषा खड़ा होता है बाबू, ध्यान देना। दुकानदार हो गया। नंबर 3 में चले जाएंगे बैंक कर्मी, बैंक में नौकरी करे वाला आदमी। उसके बाद देखो क्या है, डॉक्टर DOCT डॉक्टर। अध्यापक माने टीचर महोदय, TACHER टीचर। अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अन्य उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। अब जो किताब में दिया उसको ध्यान में रखिएगा, हो सकता है जो घुसा के पूछ देगा छितरा जाइएगा। जापान का एक शहर के नाम है कोबे ओसाका, ध्यान में रखिएगा। अभी उद्योग कारण ऐसा है। अब औद्योगिकरण से प्रभावित नहीं हो रहा है लोग, देखिए ध्यान दीजिएगा। उद्योग है तो जैसे कि शहर में जाइएगा तो बहुत सारी इंडस्ट्री आपको मिल रहा है। आप गांव से जा रहे हैं शहर में, क्या देख करके, उद्योग देख करके, इंडस्ट्री देख करके ना बाबू। आपको क्या क्या वहां पे मिल गया। अरे ये तो मान के चलो कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 तो चीज में लिखल है। शहर में जाएगा तो कितना तरह का उद्योग है, कितना तरह का रोजगार है, देख ही रहे हैं। आपको देख कर रहा है कि आपको बुक कर रहा है NCERT क्या कर रहा है कि गाड़ी चलाने वाला काम भी करिएगा, कमाइए रुपया। दुकानदार बन जाइए, तरह तरह के दुकानदार है। आपको जो है कि चप्पल से लेकर जूता, टी-शर्ट, बहुत तरह का होटल बोतल ढोकल, बहुत तरह का बेची, रुपये कमाइए। बैंक में करे वाला नौकरी है, बैंक में है, फलना बहुत तरह का विभाग है, आप उसमें काम कीजिए। डॉक्टर साहब है, अब गांव में तुमको मिलेगा जो है कि एगो डॉक्टर सुइया दिया, ये हाथ में दर्द उखड़ गया, ये हाथ में मर जाए ऐसी। अब जब भी तबीयत खराब होता है तो गांव से लेकर के आप जल्दी जल्दी कहाँ रे, तो शहर के होकर लेकर के जाओ, दौड़ो लेकर के जल्दी से, आकर हो गाड़ी रात भर में लेकर भागो, तो शहर में तुमको ये सब मिल जाएगा। और टीचर बढ़िया बढ़िया मास्टर साहब मिल जाएंगे तुमको पढ़ाने वाले। और गाँव में मास्टर साहब बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है, गाँव में है, लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए आपको शहर की ओर जाना बहुत जरूरी है। एक जगह का नाम आ रहा है यहाँ पे, जापान का कोबे ओसाका क्षेत्र। यह उद्योग के कारण यहाँ की जनसंख्या बढ़ी हुई, भूलिएगा नहीं। कोबे ओसाका कहा, जापान, कहा जापान का कोबे ओसाका क्षेत्र औद्योगिकरण के कारण वहां की जनसंख्या बढ़ी हुई है। तो इतना हम लोग कर लिए, और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका लास्ट बच रहा है। पढ़ाने में हमको देर होगा, जल्दी वीडियो नहीं बनेगा कि सर जो है कि बड़ा स्लोली पढ़ाते हैं, तो हाँ तो होबे करेगा, आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। चलिए आगे देखिएगा। अब अंतिम जो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य, ध्यान दीजिएगा नंबर 3 में, बाबू ध्यान देना, 1 2 3, ये हो जाएगा तुम्हारा सामाजिक काटे ना पड़ती हो, सामाजिक, ये तो बड़ा ही महत्वपूर्ण कारक है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। अब तुम कहां पर रहना चाहते, देखते हो बिहारिया में रहता है शहर में, का भाई तो हाँ भाई, कहां से जी, तो हम बेगूसराय से, और तू कहां से, तो हम पटना से। आवा भाई गला मिल लेता है ना।
ये भी बड़ा फैक्टर है। बंगाली टोला तो बिहारी टोला तो फलना टोला। तो कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। है ऐसा, जैसे बनारस में है, मदुरई नहीं है, भारत में तो और है। दुनिया को छोड़ो, अपना भारत को देखो, भारत में तो धर्म के नाम पर तो देख ही रहा है। ध्यान दीजिएगा, कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है, जहां समाज के नाम पे मारा काटी हो रहा है, हिंदू मुस्लिम को मार रहा है, मुस्लिम हिंदू को मार रहा है, जातिवाद हो गया, मारपीट हो गया, वहां कोई रहना चाहेगा? तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाला एक कारक ये भी हो गया, बड़ा जबरदस्त सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हो गया। कोई रहेगा? नहीं रहेगा। अब बंगाली और बिहारी मार हो गया, वहां छोड़ पलायन करके चला जाएगा। अभी रोहिंग्या वाला मामला देख ही रहे भारत में क्या हो रहा है, जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या, विरल का मतलब कम बताए थे ना, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहन देती है। कभी कभी सरकार यह कहती है कि जहां कम जनसंख्या है वहां लोग जाकर के बसिए। अभी जम्मू कश्मीर का मामला है, अगर गवर्नमेंट ये कह दे कि 2000 रुपये बीघा मिल रहा जम्मू कश्मीर में जमीन, इसको लेना ले लो, लूट लेंगे हमारे सब कुल मिल करके। अब वहां पे लोग बसने लगेगा ज्यादा, है ना। अब आगे देखो कह रहा है कि जहां पे जनसंख्या ज्यादा है वहां पर सरकार बंद कर, नहीं भाई यहाँ पे जो है कि ज्यादा घर द्वार नहीं बनेगा, बिल्डिंग 6 माला से बेसी ना बन। तो ये हुआ तुम्हारा सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो इतना रहा तुम्हारा आज का क्लास में कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में इतना जानकारी उपलब्ध हुआ। अब आगे क्लास चलेगा तो उसमें पढ़िएगा अपना इसमें जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन के घटक, प्रवाह, सब ज्यादा इसमें बचा कहाँ है, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, विश्व जनसंख्या के सब हुआ, इसके बारे में देखेंगे। 1-2 क्लास और लगेगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, क्लास अगर आपको ठीक ठाक लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो कीजिए, नहीं लगता है फिर भी कीजिए। वीडियो को जरूर देखिए, आराम से देखिए। कोई प्रॉब्लम नजर आता है तो फिर आप उसको सलाह दीजिए कि सर ऐसा होना चाहिए, थोड़ा स्पीड कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और लंबा क्लास होना चाहिए। जो कुछ भी लगता है भाई मेरे, ध्यान से आप उसको देखें, आप उसको कमेंट में बोलें, समझाएं, जरूर उस तरह का परिवर्तन किया जाएगा, है ना। तो चलिए, आज के लिए सेवा समाप्त है, मिलते हैं अगले क्लास में।